हाँ जी। हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने पहला क्या, पहला लान करा ना, पहला लान करा फिर पिन लाइन। अच्छा। हम्म। फिर मैनू आवाज नहीं आ लगी। ठीक। हो गया लान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहदहू ला शरीक लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु। सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों को बहुत सारी नेक तमन्नाओं और दिल की गहराइयों के साथ खुश आमदेद कहता हूं। अपनी वालदा साहिबा की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से और ख़ुद मेरी अपनी तरफ से। खुसूसन हमारे बुज़ुर्ग हाजी मोहम्मद सफदर साहब का बहुत मशकूर हूं, जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में इस ड्यूटी को संभाला और मेरी कमी महसूस ना होने दी। अल्लाह ताला इनको और आप सबको, जिन्होंने इस काम के लिए टाइम निकाला, इसका अजर दे। आमीन। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, पंडाल में बैठे हुए तमाम मेरे अजीजों, आपको याद होगा कि आज से 8-9 माह पहले 17 फरवरी 2013 को हम सब इकट्ठे हुए थे, जिसमें हमने अपने गरीब बहन भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों की सेहत के लिए एक डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया था। अपने मरहूम वालिद गुलाम हुसैन, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके नाम पे, जिसका रिजल्ट अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा दिया। आपको सेक्रेटरी साहब ने तफसील बता दी होगी कि कितने मरीजों को उसमें फायदा हुआ है। और उसी दिन हमने बेआसरा और गरीब बच्चों की इब्तदाई तालीम के लिए स्कूल का संगे बुनियाद रखा था, जिसका काम जारी है। मैंने ये सोचा था कि अपने वालिद साहब की कब्र के नज़दीक कहीं जगह लेकर एक छोटी सी डिस्पेंसरी दोबारा बनाऊं, क्योंकि उनके नज़दीक नज़दीक बहुत सारी कच्ची आबादियां और गरीब लोग रहते हैं जो पैसे ना होने की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। लेकिन बाद में ख्याल आया कि ज़मीन लेकर और उसमें बिल्डिंग तैयार करके टाइम काफ़ी लगेगा,
जबकि अल्लाह ताला ने मुझे एक बिल्डिंग दी हुई है, उसको मैं खाली करवा के फौरन जल्दी मैं क्यों ना शुरू करूं। और इस मौके पे मैं यहां ये कहना जरूरी समझूंगा कि जिन साहब ने वो बिल्डिंग खाली की जो इससे पहले मौजूद थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आज इस डिस्पेंसरी का इफ्तिताह हम करने जा रहे हैं, ये हमने अपनी वालदा साहबा के नाम पे इसको बनाया है। आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे, और इस सफर में मैं आप सबको अपने साथ चलने की दावत देता हूं। आपसे ये मैं वादा करता हूं कि ये मेरा सफर ना खत्म होने वाला है। जब तक मेरी जिंदगी है, मेरी सेहत है, ऐसी डिस्पेंसरियां और स्कूल आपके तावन से, अल्लाह ताला के हुक्म से मैं बनाता रहूंगा और आपको साथ लेकर चलता रहूंगा। इसमें मैं आपसे यह दरखास्त करता हूं कि अगर एक एस्पिरिन की गोली भी आप इसमें देंगे तो उसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा। मैं इस सफर में आप सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत आपको पता होगी, अब्दुल सितार ईदी साहब, जो गले में फट्टा डालकर बच्चों की स्कूलों की पेंसिलें और शार्पनर फरोख्त किया करते थे। और उन्होंने सबसे पहले एक डॉक्टर के साथ मिलकर एक छोटी सी दवाइयों की दुकान बनाई थी। उसके बाद उसी साल उन्होंने एक डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया था। क्योंकि उनकी नीयत साफ थी, अवाम की खिदमत करना चाहते थे, गरीबों की मदद करना चाहते थे, तो अल्लाह ताला आज उनको कहां ले गया है। इसी सफर पे चलना चाहता हूं और आपको साथ लेकर चलना चाहता हूं, क्योंकि गुर्बत हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। आप यकीन करें कि जब लोग परेशानी में घरों में बैठे होते हैं और दवाई के पैसे नहीं होते, तो उस वक्त दुख होता है। इसलिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और मैं इस काम में कामयाबी के साथ आगे बढ़ूं। गुर्बत से मुझे बात याद आई कि गुर्बत सिर्फ रावलपिंडी में या कराची में नहीं है। गुर्बत इस टाइम हमारे पूरे मुल्क में है। इंसानियत की तौहीन की उस दिन हद पार हो चुकी थी जिस दिन जर्मनी और यूरोप की अखबारों में यह खबर छपी कि इंसानी एज़ा बेचने की सबसे बड़ी मंडी पाकिस्तान। और आप यकीन करें, हम परदेश में बैठे हुए हमारे दिल पे उस वक्त क्या गुजरती है, ये आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन इंसानी एज़ा बेचने की जरूरत क्यों आई? गुर्बत की वजह से। कोई इंसान शौक से अपना गुर्दा नहीं बेचता, कोई इंसान शौक से अपना खून नहीं बेचता। यह उस वक्त जरूरत होती है जब खाने के पैसे नहीं होते, बच्चे भूखे मर रहे होते हैं। बाप अगर एक गुर्दा बेचता है तो एक बेटी की शादी करता है, मां दूसरा गुर्दा बेचती है तो दूसरी बेटी की शादी करती है। यह जरूरत क्यों पेश आती है? मैं हवा के दोष पे अपने ऊपर बैठे हुए भाइयों से दरखास्त करता हूं कि खुदारा, जब आप अपने महल में बैठे होते हो, अपने प्रेसिडेंट हाउस में बैठे होते हो, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे होते हो, तो खिड़की से बाहर भी देख लिया करो। उन कच्ची आबादियों पे भी नजर डाल लिया करो जहां रात को पानी अंदर टपकता है, बिजली ना होने की वजह से बच्चों को मच्छर काटते हैं और उनके पास दवाई के पैसे भी नहीं होते। खुदा के लिए उन लोगों को भी देख लिया करो।
इस चीज की आपसे पूछ होगी, इस चीज की आपसे पूछ होगी कि हर चीज का आपने जवाबदेह होना है। क्या आप दुनिया के सबसे बड़े सरबराह, दुनिया के सबसे बड़े प्रेसिडेंट, दुनिया के इस्लामी मुबारकों के खलीफा हजरत उमर फारूक को भूल गए हो? उन्होंने तो प्रेसिडेंटशिप का एक एक तरीका आपको बताया है। खुदारा उनके राह पे चलो। उनका एक वाकया आपको याद होगा। हजरत उमर फारूक अवाम से बात करने के लिए खड़े हुए तो अवाम में से ही एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि उमर, हमने आपकी बात नहीं सुननी, क्योंकि कल माले गनीमत में से चादरें बांटी गईं, आपके हिस्से में भी एक चादर आई और मेरे हिस्से में भी एक चादर आई। मेरा चुगा तो उससे ना बन सका, आपने अपना चुगा कैसे बना लिया? हजरत उमर फारूक ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद कहा कि इसका जवाब मेरा बेटा देगा। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे ने खड़े होके ये कहा कि बिल्कुल ठीक है, माले गनीमत में से हम सबको एक एक चादर मिली, जिसमें मेरे हिस्से की चादर मैंने अपने वालिद साहब को दी। तो मेरा बात करने का मकसद यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा सरबराह अगर एक चादर का जवाब दे है अवाम को, तो मैं ऊपर बैठे हुए दोस्तों, अजीजों, भाइयों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ी सी कोशिश करें, इस मुल्क में गुर्बत को खत्म करें। बहुत आसान तरीका है। जो बंदा नीचे से लेके ऊपर तक पूरी ईमानदारी से गवर्नमेंट को अपना टैक्स अदा करें, बजाय इसके नहीं कि गवर्नमेंट का लेके खाएं, 80% गुर्बत खत्म हो सकती है। उससे बिजली भी खरीदी जा सकती है। अभी थोड़ी देर मुझे पहले पता चला, जहां आप लोग बैठे हुए यहां बिजली भी कोई नहीं थी। उससे हर काम हो सकते हैं अगर ईमानदारी से गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाए और गवर्नमेंट उस टैक्स का ईमानदारी से आगे इस्तेमाल करे। इस टैक्स से मुझे एक बात याद आ गई। अभी पीछे हफ्ते का वाकया है। असल में इंसान की जिंदगी में वाकये हमेशा आते हैं। वाकयों से नसीहत हासिल करनी, अपनी हालत बदलनी, यह इंसान के अपने हाथ में होता है, क्योंकि खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल ना हो। तो मैं वाकये की तरफ आता हूं कि पिछले हफ्ते का वाकया है। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, तो मेरे सामने वाली सीट खाली थी। एक जर्मन औरत आई और मुझे कहा कि मैं ये सामने सीट पे बैठ जाऊं। हालांकि सीट खाली थी, वो बैठ सकती थी, लेकिन इखलाक का तकाजा यह था कि उसने मुझसे पूछा। अच्छा, थोड़ी देर बाद उसने अपना बक्सा खोला और फाइलें बाहर निकाल ली, अपना काम शुरू कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम वकील हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ट्रेन में अपना ये इतनी फाइलें निकाल ली हैं, क्या कर रही हो? वो कहती है कि मेरे पास अभी 5 घंटे का सफर है, मेरे पास टाइम है, मैं अपने टैक्स के पेपर क्लियर कर रही हूं।